सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, मुदैद वसी मेरा नाम है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फ़र्स्ट एवर बैच ऑफ कैफ 4 बिज़नेस लॉ। इससे गुज़श्ता बैच में मेरी जो है वो डेब्यू था और डेब्यू बैच में मैंने कंपनी लॉ का अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स करवाया एंड इट वेंट सो गुड। ठीक है, तो इस बैच में इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस लॉ से आपके साथ मेरा साथ रहेगा। CA का बैच बिज़नेस लॉ का पहला, कंपनी लॉ का दूसरा एंड प्रोफेशनल टीचिंग की ज़्यादा बात की जाए तो इससे पहले प्रोफेशनल टीचिंग मैं करता रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल पे, और पहली क्लास अपनी भरी हुई क्लास मैंने कोई 2019 के अंदर पढ़ाई होगी। फिर CA की वजह से बीच में गैप आया एंड अब तो चूँकि बिल्कुल नियर टू क्वालिफिकेशन हूँ तो आई रिज्यूम द टीचिंग। तो बस मेरे बारे में इतनी ही बात, बाकी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अगर स्लाइड में कुछ आ गया तो अपने बारे में बता दूंगा, नहीं तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जान देंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मेरे बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानना। ठीक है, तो इस एक प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए छोटी सी। इसके अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन में स्टडी करेंगे बिज़नेस लॉ है क्या, बिज़नेस लॉ सब्जेक्ट कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका पेपर कैसा आता है, क्योंकि अभी डायरेक्ट ही PRC से आ रहे हो, ऐसा ही है। और PRC से आने के बाद ये पहला रिटन पेपर है। अच्छा, मुझे ज़रा ऑनलाइन वालों और फिजिकल ज़रा जल्दी से बता दो कि कितने A लेवल्स के बच्चे हैं, कितने इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं। ठीक है, A लेवल्स वाले कोई है इसमें क्लास में? एक भाई हमारा। और ऑनलाइन वालों में से? अच्छा, सबसे पहले ना मैं अपने ऑडियंस को जानता हूँ कि ऑडियंस मेरी किस जगह से आ रही है। अच्छा, इंटरमीडिएट रिपीटर, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद इंटर वाला बच्चा हूँ तो इजी है, कंफर्टेबल रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। इंटरमीडिएट मेडिकल, ठीक हो गया। चलो जी, मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेरी अभी आर्टिकल्स गोइंग ऑन है, और इसके अलावा तो मैं ARTT में तकरीबन 2020 से सर अहमद के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हूँ। एक वक्त तक असिस्टेंस रही सर के साथ, अब उसके बाद मैनेजरियल पार्ट और एडमिन पार्ट एंड टीचिंग साथ साथ जो है वो चल रही है। तो बाकी आप लोग वक्त के साथ साथ जान जाओगे। इस प्रेजेंटेशन के अंदर कैफ 4 के लिए मैंने कोई 4 एस्पेक्ट्स में इसको बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की, फिर देखेंगे कि कोर्स की आउटलाइन क्या है, और देखेंगे कि माजी में सब्जेक्ट के रिजल्ट कैसे रहे हैं, और फिर कुछ अदर एस्पेक्ट के बाद बात करेंगे। अदर एस्पेक्ट से मुराद ये कि इस सब्जेक्ट के पास करने के लिए मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और एक्सपेक्टेशन हो तो हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बिज़नेस लॉ का पेपर कैफ 4 का आपका रिटन पेपर है। PRC में तो सारे MCQs पढ़ गए हो ना, MCQs दिए और पास हो गए, लेकिन ये पेपर आपका क्या होने जा रहा है, रिटन पेपर होने जा रहा है, जिसमें आपको क्या पढ़ने का पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर राइटिंग स्किल्स। आपको राइटिंग स्किल्स पे भी काम करना है। इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं है, टूटी बूटी इंग्लिश आती है चल जाएगी, लेकिन मेहनत करनी है। ठीक है, चलो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 15 नंबर के सिर्फ MCQs हैं, और वो पूरे सब्जेक्ट में से कहीं से भी आपसे पूछ लेगा। चैप्टर हमारे हैं 18, और 18 दिखने में बड़े खौफनाक हैं, लेकिन 18 का मैं आपको ब्रेकअप बताऊंगा कि 18 नहीं है, तकरीबन ईजिली ना आपके 12-13 चैप्टर बन जाते हैं। बाकी 18 थोड़े से दिखने में लेंदी है, लेकिन कंबाइंड करके उसने 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर को बांट दिया है एक चैप्टर को। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक एक्ट है, वो पहले सिंगल चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 18 होता था मेरे ज़माने में जब मैं बिज़नेस लॉ कंपनी लॉ कंबाइन पढ़ा था। अब उसने उस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया, पार्टनरशिप को 3 हिस्सों में बांट दिया, तो चैप्टर की लेवल थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन है वो उतना ही, तो इतना मुश्किल कोर्स नहीं है। अच्छा, 35% थ्योरी पेपर, 50% केस स्टडीज़, ये क्या है? देखो, सवाल का नेचर ना लॉ लेवल पे थोड़ा सा इस तरह का होता है कि 2 तरह के सवाल वो पूछ लेता है। नंबर 1 वो पूछता है आपसे बिल्कुल प्योर रट्टे वाले सवाल, यानी जैसे मैं कहूँ कि फ़लानी चीज़ की क्या कंडीशन है, अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र करनी है तो क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे ऑफ़र, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ, तो ये क्या रट्टे वाला सवाल। लेकिन अगर मैं सिनेरियो बना दूँ, आपका नाम क्या? अम्मार, आपका? इमाद। अम्मार ने बात को कहा कि क्या तुम मेरी मोटर बाइक ख़रीदोगे, और अगर ख़रीदनी है तो एक हफ़्ते के अंदर मुझे बता दो, और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दो। अब ये मैंने पूरा सिनेरियो बनाया और रिक्वायरमेंट में कोई और चीज़ आपसे पूछ ली, तो ये क्या है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो लॉ में कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं? 2 तरह के, एक कौन सा? रट्टे वाला, एक कौन सा? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें किसके लिए प्रिपेयर करना है? दोनों के लिए, क्योंकि 35% के करीब सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट रट्टा होता है, आपने याद की हुई चीज़ आपने जाके रिप्रोड्यूस कर दी। और 50% पेपर ऐसा आता है जो कि केस स्टडी बेस होता है, जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो के हिसाब से जो आपको रेलेवेंट लॉ याद होना चाहिए, आप उसकी रोशनी में उसका आंसर कर रहे होगे। ये सारी प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, सीखेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। लॉ के बारे में शायद तुम लोगों ने सुना होगा बड़ा मुश्किल पेपर है, लॉ नहीं निकलता, लॉ पास नहीं होता, लेकिन यकीन मानो आसान पेपर है। अगर मैं कैफ के ग्रुप A में सबसे आसान कोई पेपर समझता हूँ ना, तो वो लॉ समझता हूँ। मैं टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मुश्किल समझता हूँ, लेकिन लॉ आसान है, मुश्किल नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट से घबराओगे तो तुम्हें ऑर्डर आएगा,
अगर बिल्कुल ईजी होकर रहोगे ना सब्जेक्ट के साथ, कंफर्टेबल होकर पढ़ोगे और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से याद करने को बोल रहा हूँ वो कर लोगे, पेपर नहीं रुकता। मेरी एक तरतीब होती है पढ़ाने की कि क्लास में एक चीज़ पढ़ा दी, उसके बाद उसका मैं तुम्हें कोई होमवर्क दे दूंगा या कोई MCQ सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, वो कर लिए। फिर मैं कहूँगा जनाब चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया है, इस वीकेंड पे इसका क्विज़ है, जो कि तुम में से ना कोई आधे बच्चे भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जागते ही एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। और मैं फिर जो है वो दोबारा हर क्लास में ये बात ओरिएंटेशन में दोहरा रहा होता हूँ कि अगर तुम लोग ने क्विज़ दे दिए, टेस्ट दे दिए, मिड टर्म वगैरह जो हो रहा है वो दे दिया, मेरे साथ साथ चीज़ें याद कर ली, तैयार कर ली, आखिरी महीने में पैनिक नहीं होगे, आखिरी महीने में नहीं होगा तुम लोगों को पेन, ठीक है? समझ आती है मेरी बात? बढ़ दूँ आगे? अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो हाथ उठा के ना सवाल पूछ लेना। इस सब्जेक्ट को हमने बांट दिया है 4 ग्रेड्स में, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D, 18 चैप्टर। लेकिन पहली जो ग्रेड है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ये है हमारा 5 से 10 मार्क का। ये एक ही चैप्टर है मासूम सा, लीगल सिस्टम। लॉ क्या होता है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट क्या होता है, बिल क्या होता है, कैसे प्रपोज होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, वो जो सारी रूखी रूखी बातें ना वो चैप्टर नंबर 1 में आती है। इसलिए ज़्यादातर उस्ताद जो हैं वो क्या करते हैं, कभी भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं लेते। क्यों? बोर हो जाओगे, डायरेक्ट लॉ पे कूदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कूदते हैं। अब बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। चलो, ग्रेड B, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एसेंशियल्स। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये क्या एक्ट क्या होता है? देखो, किसी भी बिजनेस पे जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला कानून होता है ना, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसकी होती हैं, किस चीज़ की होती हैं, ज़रा बताओगे? खरीदो फरोख्त की, हाँ, सेल्स की, सेल परचेज़ की। तो सेल परचेज़ पे अप्लाई होने वाला जो कानून है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 1872 में जो है ना वो उसका इनेकाद हुआ था। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी इन्होंने ICAP ने 2 पार्ट में बांट दिया है, एक बांट दिया एसेंशियल्स में, एक बांट दिया परफॉर्मेंस फेज़ में। एसेंशियल फेज़ है 20 से 25 मार्क का, और इसके अंदर है हमारे पास चैप्टर 2 से लेकर हमारे 5 तक, 2, 3, 4, 5, 20 से 25 मार्क का। यानी कि अगर मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 तक कर लूँ तैयार, तो मेरे तकरीबन कितने नंबर सिक्योर हैं? 25 से 30 मार्क्स सिक्योर हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर एक एक चैप्टर में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा अगर बताऊंगा समझ कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना नोट कर लो कि कौन से चैप्टर किस ग्रेड में फॉल कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, फिर ग्रेड C हमारी अगेन 25 से 30 मार्क की, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का परफॉर्मेंस वाला फेस है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं 5 चैप्टर, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी सिर्फ चैप्टर नंबर नोट कर लो, ज़्यादा नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के नाम तुम्हारे ICAP की किताब में मौजूद हैं, वो तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी? चलो, उसके बाद आ जाओ, हमारे पास आती है ग्रेड D, जिसमें है हमारे अदर बिजनेस लॉ। ये सबसे बड़ी ग्रेड है, सबसे बड़ी ग्रेड है चैप्टर्स के लेंथ के अतबार से, चैप्टर्स के नंबर्स के अतबार से। लेकिन यकीन मानो सबसे ज़्यादा तुम्हें मज़ा इसी में आएगा। इसमें तुम्हें एक्ट दिख रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है? कितने एक्ट दिख रहे हैं? 3 और 3, 6, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक एक्ट है जिसके ऊपर इसने 2 चैप्टर रखे हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। पार्टनरशिप एक ही एक्ट है, इस पर से 3 चैप्टर रखे हुए हैं। कितने हो गए? 5। पार्टिसिपेशन चाहिए, सो तो नहीं रहे हो ना? सही है, पार्टिसिपेट कर लो, जवाब दे दो। 5 चैप्टर हो गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2 क्लासेस का चैप्टर है, बहुत छोटा सा है। पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही पढ़ाया जाता है, दोनों 2 क्लासों में फारिग हो जाता है। फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये 2 आखिरी के मिला के भी एक चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत आसान है। सिर्फ इस पर सबसे ज़्यादा क्लासेस अगर किसी में लगनी है तो पार्टनरशिप में लगनी है, कि अगर पार्टनरशिप हो रही है, 2 से ज़्यादा लोगों की बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से चलता है और क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। तो ये तो पता है ना कि बिज़नेस कौन कौन से होते हैं, सोल ट्रेडर होता है, पार्टनरशिप होता है। कभी पढ़ा है कहीं? कहाँ? ITB में पढ़ा होगा ना, ITB में पढ़ा होगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन वाला हज़रात को भी ये बात पता होगी कि बिज़नेस कितने तरीक़ों से होता है। मुझे अगर दोहराने की ज़रूरत है तो बता दो, मैं दोहरा दूँगा, ऐसी बातों में रिकॉल कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो हमारे पास आ गया अदर बिजनेस लॉ में तकरीबन कोई ये 4 चैप्टर इस स्लाइड में, अगली स्लाइड भी आ रही है, ठीक है? ये हमारे पास आ गए 11 से लेकर 18 तक अदर बिजनेस लॉ में हमारे पास कवर हो रहे होते हैं। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? किसी को कोई सवाल तो कर लो, अभी तक कोई सवाल नहीं है? चलो आगे आएंगे। एग्ज़ाम रिजल्ट्स PRC में बड़े अच्छे होते हैं, शानदार। मैं उम्मीद करता हूँ शायद 40%, 50% या 60-70% भी जाता होगा, ऐसा है? जाता है रिजल्ट, लेकिन कैफ में आके वो नीचे गिर जाता है। क्यों? रिटन पेपर होता है। और बच्चे सबसे जो कॉमन गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जनाब वो पढ़ के नहीं जाते सही से। उनको लगता है जैसे मस्ती में खेल कूद के PRC हो गया ना, आखिरी महीने में कैफ भी हो जाता है। कैफ नहीं होता। मैं अभी डे 1 पर बता दूं कि मस्ती में खेल कूद के अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम PRC की तरह कैफ निकाल लोगे
तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, मैं वो टीचर हूँ ही नहीं जो कि डराऊँ बच्चों को, जैसे मुझे डराया गया था किसी ज़माने में। मैं ही डराता, मैं बोलता हूँ चिल करो यार, हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं खुद भी बहुत चिल करके सुकून से तहम्मुल से पढ़ाई करता हूँ और निकल आते हैं पेपर, कोई मसला नहीं है। एग्जाम रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो तुम्हें पता है कि कैफ की तुम्हारी साल में 2 अटैम्प्ट होती हैं। जब से ये 5 अटैम्प्ट में लॉ अलग हुआ है, 5 अटैम्प्ट हुई हैं लॉ को अलग हुए हुए, पता है ना। इससे पहले बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मर्ज था। आईकेएफ की एक आदत है, वो हर स्कीम में ना खेल कूद करता है बिजनेस लॉ के साथ। कभी कंपनी लॉ के साथ मर्ज कर देता है, अगली स्कीम आती है हटा देता है, फिर नई स्कीम आती है मर्ज कर देता है, फिर स्कीम होती है हटा देता है। तो ये काफ़ी टाइम से ना ये इसके साथ मस्ती हो रही है सब्जेक्ट के साथ। तो अभी तक क्या है, अलग अलग है, नई स्कीम 25 आ रही है, उसमें फिर से मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मस्ती करते रहते हैं। तो जब से ये अलग हुआ ना, स्प्रिंग 22 में 45% रिजल्ट था, फिर 41, फिर गिर गया स्प्रिंग 23 में। कोई ना कोई वजह हुई होगी ना गिरने की। रिजल्ट क्या है वजह, अभी दिखते हैं अगली बार, अगली स्लाइड में देख लेंगे। फिर इंप्रूव हुआ और फिर गिर गया। तो मैंने जब सर्च किया कि यार ये रिजल्ट गिरा क्यों है, तो मुझे पता चला क्या कैसे कैसे रिजल्ट गिरा है। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे पता चला होगा कि रिजल्ट कम हुआ है। एग्जामिनर कमेंट पता है तुम्हें क्या होता है? शाबाश, बेहतरीन। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, इनकरेज करो, डरो नहीं, ठीक है। यहीं पर मैं लाना चाह रहा हूँ हम लोगों को। देखो, एग्जामिनर कमेंट होते हैं, आईकेएफ के एग्जामिनर की एक रिपोर्ट होती है जो वो हर सब्जेक्ट पे देता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, कितने % बच्चे इसमें पास हुए, किस सवाल में बच्चों ने क्या गलतियाँ की, कॉमन मिस्टेक्स क्या थी, कुछ नई मिस्टेक्स क्या थी, बहुत सारे बच्चों ने कौन सी गलतियाँ मुश्तरका की हैं कि एक ही गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो आईकेएफ हर अटैम्प्ट में हर पेपर का एग्जामिनर कमेंट देता है। और मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ हर क्लास में, इवन हर ओरिएंटेशन में, कि भाई साहब आप ना ध्यान दो एग्जामिनर कमेंट्स पे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एग्जामिनर ना किन बातों से नाराज़ हो रहा है, जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात से नाराज़ हो रहा है, अम्मा अब्बा की बात कर रहा हूँ, तो क्या करते हो? वो काम नहीं करते हो ना कि यार अम्मा अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। वैसे ही आईकेएफ को भी ना तुम उसी दर्जे पे रखो जिससे तुम्हारा पेपर पास करना है, फेल करना है। अगर तुम्हें पता है कि उसको तुम्हारी किस बात से बुरा लगता है, तो तुम क्या करोगे? वो नहीं करोगे ना, आइंदा गलती नहीं दोहराओगे। तो आईकेएफ का भी बच्चों का भी मेन मसला है। बच्चे क्या करते हैं, रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, लेक्चर ले लेते हैं। उनको लगता है वो ए लेवल्स वाली अय्याशी की ज़िंदगी है, इंटर वाली, कि वो अमीन खालिद की बुक उठाएंगे कॉमर्स वाली और उसको बस रट लेंगे, लेक्चर ले लेंगे टीचर का, और भाई जाके नोट से रट्टा मार के ना पेपर दे देंगे। लिखेंगे कुछ नहीं, एग्जाम में जाके पहली बार लिखना है, पहली और आखिरी बार। लेकिन याद रखो मेरी बात कि अगर इस अटैम्प्ट में प्रैक्टिस का कोटा तुमने पूरा नहीं किया, तो अगले अटैम्प्ट में आईकेएफ तुमसे करवाएगा कोटा पूरा, छोड़ेगा नहीं बगैर प्रैक्टिस के पास, ठीक है। पास होने के लिए प्रैक्टिस इज़ द की। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्वेरी आई है, लिखने में बहुत मसला होता है। देखो, लिखने में मसला होता है, मुझे पता है। जब मैं पहली बार लॉ का पेपर दे रहा था ना, जब मैंने पेन उठाया ना लिखने के लिए, तो मुझे स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कॉस्टिंग के सवालों में अक्सर ऐसा तुम लोगों को होगा कभी कभार शायद, या अभी तो तुम लोग नए नए बच्चे हो, कि जब पेन उठाओगे ना सॉल्व करने के लिए, स्टार्ट पॉइंट ही नहीं मिलेगा, शुरू कहाँ से करना है। तो लॉ में ये होता है, लेकिन क्या, लिख लिख के आदत साफ होगी। शुरू के 10 सवाल तुम लोग जब लिखोगे ना, तुम लोग बोलोगे मैं तो सबसे ज़्यादा नल्ला मैं ही हूँ, आता ही नहीं है मुझे कुछ, ये पास कैसे होगा पेपर? कॉमन है, नॉर्मल है, शुरू के 10 सवाल नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली तुम क्या करोगे, लिखना सीख जाओगे। तो पायल, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लिखना आ जाएगा। मैं साथ खड़ा हूँ और मिल के लिखेंगे यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। जी भाई। हाँ, नहीं, ये अलग वाला है, अलग वाला है। लास्ट 5 अटैम्प्ट यानी कि पिछली 5वीं अटैम्प्ट ना आज से स्प्रिंग 22 थी, तो स्प्रिंग 22 से लेकर अब तक बिजनेस लॉ के ही कमेंट है, कंपनी लॉ के नहीं है, ये बिजनेस लॉ की कमेंट है। चलो देखते हैं भाई एग्जामिनर साहब क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि डिक्रीज इन ओवरऑल रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन सेशन में 34% ऑफ द एग्जामिनीज सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स। रिजल्ट कितना है? 34%, यानी कि 100 बच्चे अगर क्लास में बैठे हुए तो पास कितने हैं? 34। लम्हा फिक्रिया है या नहीं है ना? अच्छा, अब क्या कह रहा है, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस नोट की गई इस सवाल में, प्राइमरीली ड्यू टू द एग्जामिनीज इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि आपने रट्टा मार लिया, आपको आता है, लेकिन क्या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप 100% कोर्स पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल इब्राहिम मेरे भाई, प्यारे भाई, मैं 100% कोर्स पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आपका भाई खड़ा हो आपके साथ एंड टाइम तक, ठीक है। चलो जी, अगला पढ़ लें। कहता है 31% पासिंग रेशो है। क्यों? 41 से 31 पे चला गया, 10% गिर गया। क्यों? कह रहा है कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस नोट की गई इस सवाल में,
दिस वॉज मेनली बिकॉज एग्जामिनीज फेल टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलिवेंट नॉलेज टू द लॉ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वही शिकवा वही शिकायत, कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, वही शिकायत। तो यार जो उसको शिकायत है वो दूर करो ना। ये दूर कैसे होगी? लिख लिख के होगी, लिखाई चेक करा के होगी। जब मैं क्विज दूंगा तो लिखोगे, जब मैं आंसर दूंगा उससे कंपेयर करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बी लॉ पिक कर लें, बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम मेहनत कर सकते हो और तुम पास कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो, आंखें बंद करके पिक कर लो, कोई मसला नहीं है। बढ़ूँ मैं आगे? अच्छा, अब ये एग्जामिनर कमेंट मिलेंगे कहाँ से, किसी ने पूछा ही नहीं। नंबर 1 तो ICAP की वेबसाइट से मिलेंगे, लेकिन उसमें कितने एग्जामिनर कमेंट मिलेंगे तुम्हें? 4-6 अटेम्प्ट के, 8 अटेम्प्ट के, इससे पहले के कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हर शहर में, जैसे पाकिस्तान में कराची में अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स बुक पॉइंट है, अल जामिया वाले हैं, तो इनके पास से मिलेगी तुम्हें पास्ट पेपर्स की कंपाइलेशन। उनको बोलना पास्ट पेपर्स दे दें ICAP के, जिसमें एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम हो, ठीक है। इस तरह लाहौर में या फैसलाबाद में वहीद भाई ऑपरेट करते हैं, तो उनसे बोलो कि आप मुझे एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम जिसमें लिखी होती है ना, वो दे दें। तो उसमें होंगी 4 चीज़ें, पेपर होगा, ICAP का सोल्यूशन होगा, एग्जामिनर कमेंट होगा और मार्किंग स्कीम होगी। मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्किंग स्कीम होती है कि इस स्टेप के इतने मार्क्स थे। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, अकाउंटिंग में क्या पढ़ा रहे हैं सर आजकल? इम्पेयरमेंट पढ़ा रहे हैं ना, तो वैल्यू इन यूज़ निकालने के कितने मार्क्स थे, कैश फ्लो निकालने के कितने मार्क्स थे, टैक्स इनकॉर्पोरेट करने ना करने के कितने मार्क्स थे, तो वो एक एक स्टेप के मार्क्स बता रहा होता है। तो इसी तरह लॉ में बताएगा कि आपने ये वाला जुमला लिखना था तो आपको इतने मार्क्स मिलने थे, तो वो आप लिखोगे और पढ़ के जाओगे यहाँ से। और जो सवाल मैं क्लास में करवाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि मार्किंग स्कीम मैं रीड करवाऊँ। देखो मैं अभी भी शुरू नहीं कर रहा पढ़ाना, अभी मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन ये इब्तदाई बात है, जब तक तुम्हारे जहन में नहीं होंगी तुम लोग सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकोगे। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाना मेरा वादा है, मेरा काम है, ठीक है। इसमें मेरी तरफ से तुम्हें कोई कोताही नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन तुम लोग ने क्या करना है? पढ़ना, और जो बोलो वो करना है। अगर वो कर लिया इंशाल्लाह पेपर नहीं रुकता। लास्ट बैच में कंपनी लॉ के मेरे स्टूडेंट्स थे, तुम लोग अगर फीडबैक लेना हो ना तो उनसे ले लेना। कस्टमाइज बैच एक ग्रुप था जिसमें कस्टमाइज बैच हमारे एक अनाउंस होता है, जिसमें आखिरी में पूरी पब्लिक आती है पाकिस्तान की। उसमें एंड टाइम तक बच्चों को अलहमदुलिल्लाह रिस्पॉन्सेज गए और एंड टाइम तक उनको लेक्चर्स मिले हैं, पास्ट पेपर्स मिले हैं, जवाब मिले हैं। तो मेहनत करने में अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग मेहनत करोगे अपने पार्ट की मेहनत नहीं करोगे, मुझ पर 100% रिलाई करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। घर जाके मेहनत करनी है, पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। PRC में सुन के आते हो ना 10-10 घंटे पढ़ना है, 12-12 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना भाई। 10 घंटे नहीं पढ़ना, 12 घंटे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो एक बार जाके देख लो, आधे घंटे रजिस्टर घुमा लो रोज़ का, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि क्लास में सिर्फ लेक्चर सुनने के बजाय आप लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी है। मैं आप लोगों से सवाल करूँगा, आप लोगों ने जवाब देना है। एक मतलब कोई स्ट्रिक्ट माहौल नहीं रहेगा क्लास का माहौल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा तुम लोगों के मुताबिक। और दूसरी बात ये कि रजिस्टर बनाना है, लिखना है। या तो मैं नोट्स दे दूंगा, उसको प्रिंट करवा के ले आना डेली के डेली प्रिंट कराना मुश्किल होता है, तो कम से कम जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो हेडिंग बना के अपनी उर्दू हिंदी ज़बान में नोट्स बना लूँ। ख़ास तौर के रिकॉर्डेड लेक्चर वाले हजरात अपनी ज़बान में उर्दू हिंदी सराइकी जो तुम्हें आती है ना उसमें अपने नोट्स बना लो, क्योंकि जब तुम रिवाइज़ करने बैठोगे तो किताब से ज़्यादा तुम्हारे अपने बनाए हुए नोट्स तुम्हें समझाएंगे। जो किताब मैं बनाने जा रहा हूँ बिज़नेस लॉ की, उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक ऐसी किताब बना दूँ जो सेल्फ स्टडी बुक हो, उसमें एग्जाम्पल्स डालूँ कि बच्चा पढ़े, नहीं समझ आता एग्जाम्पल पढ़ेगा समझ आ जाएगी, और वो सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो जी, की कंसिडरेशन। अगर मैं एग्जामिनर कमेंट की थोड़ी सी समरी कर दूँ कि वो कहना क्या चाह रहा था, तो भाई बोला था भाई कि आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा काम करें। फिर वो कहता है कि रेलेवेंट नॉलेज आप अप्लाई नहीं करते, रट्टा आता है आपको, रट्टा मार लेते हो लेकिन रेलेवेंट नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते। फिर भाई बोलता है कि बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? लिख लिख के होगी ना, लिख के हाथ साफ करो, तेज़ हो जाओगे, फिर दिमाग आगे चलेगा, हाथ पीछे चलेगा। जिस दिन ये वाली एफिशिएंसी आ गई ना, समझ जाना पेपर निकल जाएगा। दिमाग आगे होगा, आइडियाज़ आ रहे होंगे, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और पेन पीछे चल रहा होगा, ठीक है। कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेक्टिव स्टडीज़। अल्लाह के वास्ते सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाना। इंटरव्यू में होता था ना कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम 8, हम चॉइस पे छोड़ के टॉपिक जाते थे, हमें पता है ये टॉपिक आएगा, चॉइस पे छोड़ देंगे। तो CA में कोई चॉइस नहीं होती, 100% पेपर आपने करना होता है, उसमें से 50 मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। 100% पढ़ाऊँगा, 100% आपने करके जाना है, 100% इंशाल्लाह करके आना है, एम करना है 90 से ऊपर का पेपर करके आओ, पेपर इंशाल्लाह नहीं रुकता, ठीक है जी। और रिटन प्रैक्टिस हमने इंशाल्लाह मैंने और आपने मिल के करनी है, ठीक हो गया। चलो जी, हमसे क्यों पढ़ना चाहिए, सवाल आता है ना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करा दूँ। आखिरी महीने में ना कोई वर्कशॉप, ना कोई सेशंस, ना कोई 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तुम लोग को बिठा के पढ़ाऊँ,
ऐसा कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक कोशिश थी लास्ट बैच जो मेरा पहला बैच था कंपनी लॉ का, कि 1 महीने पहले एग्जाम से कोर्स ख़त्म करा दूँ। सितंबर में अटैम्प्ट थी, तो अगस्त पूरा बच्चों को दिया और जुलाई की 26 को मेरी आखिरी क्लास थी। जुलाई के 4 दिन, अगस्त पूरा मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। अब पूछो क्वेरी, अब पूछो मसले, ठीक है। कभी कभार तो स्टूडेंट बोलते थे उदय भाई घर पे हैं, हाँ मैं होटल पे आ रहा हूँ, आ जाए। होटल पे आ गया भाई, किताबें लेके अब ज़रा समझाओ, ठीक है। तो ऐसा भी क्या है, कोई मसला नहीं है, सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। जितनी सपोर्ट मेरी हद से तुम लोगों को चाहिए होगी मेरे एंड से मैं दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कॉम्प्रिहेंसिव ई लर्निंग मटेरियल। अब ये ई लर्निंग मटेरियल क्या है, जब पढ़ाऊँगा तो समझ आएगी, नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। आज की पहली क्लास में कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को थोड़ा सा झलक दिखा दूँ अपने नोट्स की। 2 तरह के नोट्स होते हैं मेरे, एक होते हैं लेक्चर नोट्स, एक होते हैं चैप्टर नोट्स। लेक्चर नोट वो होंगे जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ और उसकी PDF तुम्हें दिन के दिन मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए, और एक होंगे चैप्टर नोट्स जिससे तुम्हें याद करना है। अच्छा, विच बुक टू फॉलो, सवाल आएगा ना, सवाल आया नहीं किसी का कि कौन सी बुक? जी अच्छा सोचा था, चले मैंने बोल दिया जी, पूछने वाले थे। चलो, विच बुक टू फॉलो, सर किस किताब से पढ़ें? ICAP की किताब से पढ़ें, आपकी किताब से पढ़ें, ABC टीचर की किताब से पढ़ें, XYZ टीचर की किताब से पढ़ें, बहुत सारी किताबें मार्केट में। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ, बेच ही नहीं रहा, फ्री में दे दूँगा, सॉफ्ट में जो बनते जाएंगे उसी से पढ़ो। ICAP की किताब मैं रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा, उसके 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन्स। नंबर 1, उसमें जो कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस है ना, सोफा जो मैंने अभी तुम लोगों को नोट्स बनाने के लिए देखी हैं चीज़ें, वो सीक्वेंस थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। कंपनी लोगों का भी यही हाल है, कुछ चैप्टर बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, कुछ चैप्टर की सीक्वेंस बिगड़ी हुई है। एक बात पहले आनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी बाद में जाके लिखी है। एक बात लिख के ख़त्म कर दी, फिर बोलता है एक और चीज़ बताता है, फिर बोलता है हाँ जो पुरानी वाली बात बताई थी ना, इसमें 3 पॉइंट और ऐड कर लो। तो भाई एक जगह कर लो ना उसको। तो मैंने अपनी किताब को कोशिश की है कि मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस पे लेके जाऊं और उस लॉजिकल सीक्वेंस में ही पढ़ाऊं, यानी कि जिस सीक्वेंस में मेरे लेक्चर नोट्स होंगे वही सीक्वेंस किताब में मौजूद होगी। लेक्चर नोट्स का भी अभी शेयर कराऊंगा और किताब की भी इंशाल्लाह भी हम बैठे बैठे शेयर कर लेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ICAP की स्टडी टेक्स्ट इस हद तक यूज़ कर लेना कि तुम लोग टिक कर सको कि यार टीचर ने कंप्लीटनेस इंश्योर किया नहीं किया, क्या मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, मुकम्मल पढ़ाया है, कोई कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं बता दिया। इसको देखने के लिए करना हो तो जल्दी से जल्दी कर लो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ICAP की स्टडी टेक्स्ट से तुम लोग याद करो। क्योंकि देखो कानून की वर्डिंग ना होती है थोड़ी मुश्किल, ठीक है, कानून की वर्डिंग होती है मुश्किल। कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मेरी किताब में तुम्हें आसान ज़बान में नज़र आ रही होंगी ना, ICAP की किताब से पढ़ोगे बोलोगे क्या लिखा हुआ है, इतनी खतरनाक इंग्लिश, ऐसा लिखना होता है पेपर में। तो पेपर में लॉ की लैंग्वेज इस्तेमाल करना हरगिज़ लाजमी नहीं है, लाज़िम मलूम नहीं है। अगर तुम उसी कॉन्सेप्ट को आसान ज़बान में बता सकते हो, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बता दो। हाँ, एक चीज़ जिसके साथ नहीं खेलना वो जार्गन्स और लॉ की लैंग्वेज, यानी कि डेफिनेशंस और जार्गन्स। जहाँ मैं बोलूँ यार ये जार्गन को नहीं रिप्लेस करो, ये लिखो, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो वो आपने लिखना है, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंगेजिंग माइंड मैप्स मेकिंग लर्निंग ईजी। अभी कौन सा माइंड मैप्स है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। पहला बैच जो कंपनी लगा था तो उसमें तो सादा खुशबू में माइंड मैप चला है, लेकिन ये जो अगर कोई बच्चा देख रहा हो जिसने लास्ट टाइम कंपनी लॉ पढ़ा हो और अभी ये देख रहा हो तो उसके लिए भी सरप्राइज़ होगा कि मैंने अच्छे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं और इंटरेक्टिव बनाने के लिए ना इसमें कुछ मैंने चीज़ें भी ऐड कर दी हैं, तो इंशाल्लाह आपको देख के मज़ा आएगा। सर आप डेली नोट्स देंगे तो लाजमी नहीं है ना बुक परचेज़ करें? बिल्कुल लाजमी नहीं है पायल कि आप लाजमी डेली अपना मैं नोट्स दूंगा तो आप बुक परचेज़ करें। बुक परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी, आपको मैं डेली के डेली नोट्स दूंगा, ठीक है, और आपने उससे पढ़ना होगा। और डेली भी नहीं दूंगा, कोशिश मेरी ये होती है कि पहली क्लास से पहले जो है वो पूरे चैप्टर के नोट्स दे दूँ। चूँकि अभी चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें काफ़ी प्रैक्टिस मटेरियल ऐड कर रहा हूँ और बहुत सारी केसेस भी आप लोगों को कराना है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है। लेकिन मैं रख जरूर दिया ड्राइव में, ड्राइव का लिंक आप लोगों से आज इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। ओके, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह मैं हमेशा हरदम हर वक्त आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूँगा और प्रैक्टिस भी करेंगे सिनेरियोज़ की, ताकि जो एग्जामिनर का एक गिला था ना कि बच्चे रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, वो गिला मैं और आप मिलकर दूर कर दें। अच्छा, एक और सवाल आना चाहिए, सोचो कौन सा, सोचो कोई सवाल आ रहा है क्लासेस से मुताल्लिक, शेड्यूल के मुताल्लिक, तो कर लो जब तक मैं पानी पी लूँ। गुड क्वेश्चन। ओके, क्लासेस कोशिश करूँगा डेली लगाऊँ, ठीक है। लास्ट बैच में ना मैंने आके ना तुर्रम खान बना मैं कंपनी लॉ के बच्चों के लिए, मैंने बोला वीकेंड क्लासेस नहीं लूँगा, अनाउंस कर दिया ना कि भाई वीकेंड क्लासेस तो होंगी नहीं। अब जब मैंने अनाउंस कर दिया ना कि वीकेंड क्लासेस नहीं होंगी, तो उसी में मुहर्रम आया, उसी में ईद उल फितर आई, उसी में ईद उल अज़हा आई, और एंड पे आके मैं ऐसा हो गया था यार अब मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था 26 को।
तो मैं ऐसी कोई जो है ना कमिटमेंट नहीं करूँगा ऊँची ऊँची कि मैं हफ्ते को नहीं बुलाऊंगा। हफ्ते को सर अहमद लगा देते, सर आकाश लगा देते, शेड्यूलर आता था बोलता उधर भाई क्लास लाऊँ, नहीं भाई हफ्ते को बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ, तो वो एंड में आगे ना थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो कोशिश करूँगा कि क्लास का पेस शुरू से ही ऐसा रखूँ कि आप लोग साथ साथ करते हो, तैयारी करते हो, ताकि एंड में आपको बर्डन ना हो। एक सवा महीने पहले भी कोर्स खत्म हो सकता है तो करा दूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि हफ्ते को क्लास ना हो। अगर हो रही है तो अच्छी बात है। तो तुम लोगों को तो मसला नहीं, तुम लोगों का क्या फीडबैक है कि अगर हफ्ते को सर अहमद लगा रहे हैं, ठीक है, अकेले नहीं बुलाऊँगा, या टेक्स्ट में कौन है अपना हसीब भाई, अभी 2 में तो सर अहमद खुद है ना, R1 और CM है, अगर सर अहमद लगा रहे हैं, तुम लोग सर अहमद से पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मैं भी लगा लूँगा, ठीक है। रेयर केस में हो सकता है कि सर नहीं लगा रहे, सर बीमार है, कोई मसला परेशानी है, जैसे लास्ट बैच में सर बीमार पड़ गए थे काफ़ी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, तो फिर मैं लगा लूँगा, ठीक है। और टाइमिंग मुझे बता दो कि तुम लोगों के लिए क्या सूटेबल है, सुबह सुबह उठ सकते हो या दिन में आ सकते हो, क्योंकि कंपनी लॉ की क्लासेस मैं लगाता था सुबह 9 बजे, 9 से 10:30 लगाता था, ठीक है। तो वो मेरा एक अर्ली मॉर्निंग टाइम है, और मॉर्निंग टाइम में समझता हूँ कि बहुत बरकत वाला है, क्योंकि हदीस में आता है ना, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने इस उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है। तो सुबह के वक्त की जो बरकत है ना, वो नहीं है, कहीं नहीं है। सुबह में आता था, पढ़ाता, फ्री हो गया, अब पूरा दिन फ्री है, बच्चे के पास भी फ्री है, मेरे पास भी फ्री है, तो मैं सुबह भी क्लासेस लगा सकता हूँ। तो कोई मसला तो नहीं है सुबह 9 बजे उठ के आने में, पक्की बात है ऑनलाइन वालों, हाँ भाई मसला तो नहीं है 9 बजे सुबह, नहीं क्लैश नहीं आएगा। नंबर 1 मेरा ग्रुप ए से कोई क्लैश नहीं आएगा, ग्रुप बी से आ सकता है, गैप ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। न्यू स्कीम अफेक्ट नहीं करेगी हमको, अगर लॉ ले लें या कंबाइन हो प्लीज़ गाइड कर दें। देखो नई स्कीम तुम्हें हरगिज़ अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नई स्कीम आएगी 2025 में, और 25 का भी मेरे ख्याल सितंबर अटेम्प्ट तक ही आएगी। उससे पहले लॉ और कंपनी लॉ पास कर लो। अभी ग्रुप ए का लॉ दो, बिजनेस लॉ, अगले टाइम में कंपनी लॉ दो, फारिग करो। अगर बिजनेस लॉ पास हो गया, कंपनी लॉ नहीं भी हो सका, तो 50% पोर्शन जो कंपनी लॉ का नया आएगा वो आपने दे देना। तो तुम लोगों के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। बोलो भाई। कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। बी लॉ और सी लॉ दोनों एक अटैम्प्ट में पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 पेपर जब तक ग्रुप ए के पास नहीं होंगे तब तक ग्रुप बी का आप कोई पर्चा नहीं दे सकते, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये रिस्ट्रिक्शन अब हट गई है, तो आप अभी ऑडिट देना चाहो तो दे दो, मतलब मजाक कर रहा हूँ ऑडिट, लेकिन R2 पढ़ोगे ना उसके लिए तो। अच्छा जी, अगर इस अटैम्प्ट में सी लॉ बी लॉ उठा लें ठीक रहेगा, अगर उड़ जाता तो उनको उठा लो। CMA बी लॉ सी लॉ, यार अगर पहली अटैम्प्ट है ना तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले R1 पढ़ लो, अगर पहली अटैम्प्ट नहीं है तो फिर उठा लो, क्योंकि R1 उठाओगे तो फिर R2 के लिए आसानी है ना, फिर बोलोगे R1 R2, अच्छा R1 और टैक्स दे दिया है तो CMA बी लॉ के साथ MFA रख सकते हो, लेकिन CMA और MFA रिस्ट्रिक्शन है, तो CMA सही है, तुम्हारे पास ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, उठा लो। बी लॉ सी लॉ MFA ठीक है, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ग्रुप ए के 4 सही हैं, नहीं देखो मैं कभी भी 4 पेपर वालों को हिमायती नहीं होता, मैं पर्सनली नहीं होता, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे दुनिया में मौजूद जिन्होंने मुझे गलत प्रूफ किया कि नहीं यार 4 मार लिए उन्होंने, वो कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर घर के बड़े बेटे हो, सारा काम तुमने ही करना है, बोतल भी भरनी है, राशन भी लाना है, ठीक है, कोई घर को टाइम भी देना है, या बेगम है तो बेगम को भी टाइम देना है, तो फिर नहीं करो, फिर चाड़ने तो ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में दूसरी वाली डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है और दोस्ती यारी भी नहीं है, तो फिर 4 दे दो। अगर उनको भी टाइम देना होता है तो फिर 3 दे दो, ठीक है। हाँ जी जी, हाँ 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 हाँ, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, यकीन मानो, खुदा की कसम मुश्किल नहीं है, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, सब में से आते हैं, सब में से आते हैं। कुछ सवाल, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सिनेरियो अभी तक उसने नहीं पूछा, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिनेरियो बेस्ड नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी क्लास में लास्ट टाइम करवाया था, लास्ट बैच में मैंने बिजनेस लॉ पढ़ाया है, बिजनेस लॉ के मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाया है और डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ये चैप्टर नंबर 17 और 18 बनते हैं, या 16-17 बनते हैं गालिबन, तो मैंने वो पढ़ाया था। चलो मैं क्वेरी तुम लोग लेता हूँ बाद में आगे, अब हम आगे जाते हैं अपनी किताब की तरफ। ये थी मेरी ओरिएंटेशन, दैट इज़ ऑल फॉर ओरिएंटेशन, नॉट फॉर द चैप्टर, ठीक है।